आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है अपने पास, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? अधिक होता है। या आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? कम होता है। या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों कोण क्या होते हैं? सदैव असमान होते हैं। देखो पहले हम आपतन का नियम देख लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया। और एक जो आपतित किरण होती है, देखो जब सूर्य से कोई किरण आ रही है तो उसको बोलेंगे आपतित, फिर वो कहीं टकराएगी जाके। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट टकराने का ले लिया हमने, यहाँ पे ये किरण आई ऊपर से, यहाँ पे टकराई आके, टकराने के बाद ये क्या चली गई? ऊपर की तरफ चली गई, चली गई ये आपतित किरण हो गई अपने पास, ये परावर्तित किरण हो गई। एक बना देते हैं हम अभिलंब। अब यहाँ पे क्या कह रहा है परावर्तन का नियम? जो अपने पास ये एंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल, ये रहा एंगल, इसको हम एंगल मान लेते हैं एंगल ए, और इसको मान लेते हैं एंगल, ये रहा एंगल परावर्तन के बाद, परावर्तित किरण के बाद, इसको मान लेते हैं हम एंगल बी। अब परावर्तन के नियम के अनुसार एक बात कही गई है, क्या? जो एंगल ए है ना अपने पास, ये इक्वल होता है एंगल बी के। बिल्कुल बात सही कही गई है। एक और चीज बताता है ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये बात भी इसके अंदर कही गई है। दो नियम है इसके। मतलब पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब दोनों एक ही तल पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपतन कोण, ये रहा आपतन कोण, ये रहा परावर्तन कोण, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या रहेंगे? ये हमेशा समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब अपने पास आंसर क्या हो गया? सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्या कारण होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग होता है वो दिखाई देता है? क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे थोड़ा ना होता है, सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, गलत बात है ये। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या बोलेंगे? बड़े, ये देखो गलत बात कही गई है। ये क्या कही गई? गलत बात कही है, बताता हूं इसको। सूर्य पर्वतों में से निकलता है, ऐसी बात थोड़ा ना, ये तो कहीं से भी निकलता, जरूर थोड़ा पर्वत से ही निकलेगा। जहां पे पर्वत है वहां से थोड़ा निकलता है, ये तो कहीं से भी निकल जाता है। जहां पर्वत नहीं वहां से भी निकलता है ये तो। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब समझते हैं। देखो अपने पास एक वर्ड आता है वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये आ गया अपने पास वेवलेंथ। लाल रंग की क्या होती है? वेवलेंथ होती है ज्यादा। क्या बोला मैंने? रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कम। बड़े ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या होता है? इसके पास एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्या बोला मैंने? वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, मतलब एनर्जी कम। अब ये क्या होगा? ये स्कैटर क्या होगा? प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग। लाल रंग की स्कैटरिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्या बोला मैंने? लाल रंग की स्कैटरिंग ज्यादा नहीं हो, लाल रंग का प्रसारण ज्यादा नहीं हो पाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? उसके पास पास रहेगा, नजदीक रहेगा। वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, ताकत कम है, तो दूर तक नहीं जा पाएगी। तो एनर्जी है, मतलब एनर्जी का मतलब वो किरण वो पास में ही रहेगी। और जो अपने पास है दूसरे कलर हैं, अदर कलर आते हैं, उनकी क्या होती है? उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और वेवलेंथ क्या होती है? वो कम होती है। वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब उसका प्रकीर्णन, उसका मतलब फैलाव, उसका एक्सपेंशन, वो दूर तक जाएगी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये सही आंसर इसका है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है, मतलब इकट्ठी करता है, उसे खालिस्तान लेंस भी कहते हैं। बड़े ध्यान से समझो। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, या प्लोनो लेंस, या मेनिस्कस लेंस। देखो अभिसारी का मतलब क्या होता है? जहां पे कन्वर्ज होता है। क्या बोलेंगे? जहां पे कन्वर्जिंग होती है, किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। क्या बोला मैंने? किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। अब मान लेते किरणें अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग पॉइंट से आ रही हैं, आ रही है, तो क्या हो? एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे।
इसका मतलब क्या है, ये की पॉइंट पे क्या करता है, एकत्रित करता है। इसका मतलब ये किस तरह का है, अभिसारी लेंस है। क्या बोला मैंने, अभिसारी। अपसारी में क्या हो जाएगा, ये किरणों क्या करेगा, फैलाएगा। क्या करेगा, ये किरणों को फैलाने का काम करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। यानी अगर बोलते हैं इकट्ठी करने का काम कौन करे, एकत्रित करने का काम कौन करता है, कन्वर्ज कौन करता है, अभिसारी। डाइवर्ट कौन करता है, डाइवर्जेंस किसके अंदर होता है, डाइवर्जेंस होता है अपसारी के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तारे का वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग। निम्नलिखित में से किसका सूचक है, क्या बताता है हमारे को तारे का रंग, किस चीज के बारे में बताता है हमारे को, वजन के बारे में बताता है, दूरी के बारे में बताता है, तापमान के बारे में, या फिर आकार के बारे में। बताओ एक बार से आप कमेंट बॉक्स में, फिर बताऊं मैं। देखो तारे का वर्ण, चलो देखो तारे का वर्ण का मतलब उसका रंग, किसका सूचक है, सूचक है वो आपका तापमान का। किसका सूचक है वो, तापमान। तापमान के हिसाब से, कलर के हिसाब से पता चलता है हमारे को, रंग के हिसाब से पता चलता है कि तापमान सा कम है ज्यादा है। चलो एक चीज और देख लेते हैं, जो अपने पास तारा होता है ना, उसके अंदर कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, जो हाइड्रोजन होती है, क्या होती है, जो हाइड्रोजन होती है वो होती है 70%। क्या होती है, 70%। अगर उसके बाद हीलियम की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, ये होती है अपने पास है, अपने पास मतलब तारे के पास 28%। उसके बाद कार्बन की बात करते हैं, कार्बन होती है इसके अंदर 1.5%, पेपर के अंदर आता है। उसके बाद अपने पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कितनी बनती है, ये बचती है 0.5%। और इसके अंदर अन्य पदार्थ जैसे लो हो गया, बाह्य तत्व हो गए, ये आते हैं इसके अंदर। एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। अब देखते हैं हम वर्ण, वर्ण का मतलब रंग यहां बताता है, तापमान बताता है हमारे को। अगर मान लेते हैं तापमान जितना अधिक होगा ना, क्या बोलेंगे, तापमान जितना अधिक होगा ना, वो रंग को दिखाता है अपने को। अब अगर ज्यादा तापमान है किसी तारे का, तारे का मतलब जैसे अपने पास सूर्य, जितना अधिक तारा टेम्परेचर होगा ना अधिक उसका, तो वो उसको अलग अलग रंग के अंदर बताते हैं। देखो जैसे जितना अधिक, सबसे ज्यादा अगर जितना टेम्परेचर अधिक होगा ना, तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा, मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद कम, अगर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। उसके बाद क्या आता है, येलो आता है, येलो आता है। उसके बाद क्या आता है, येलो के बाद नारंगी आता है। और उसके लास्ट में क्या आता है, रेड कलर होता है। तारे का जो जीवन काल होता है ना, ये उसके मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नोट कर लेना, मास पे डिपेंड करता है। और उसकी ब्राइटनेस मतलब चमक पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। मैंने कलर बता दिया, अगर ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब वो ब्लू कलर है। जितना ब्लू कलर अधिक होगा, उसका टेम्परेचर उतना ही अधिक होगा। फिर धीरे 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 रेड कलर का मतलब क्या हुआ है, वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। उसका जीवन क्या होगा, जितना सॉरी जितना चमकीला है ना, वो चमक ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब उसका जीवन काल उतना ही क्या होता है, कम होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र क्या कहा जाता है। चलो बताओ क्वेश्चन को, फिर बताता हूं। किसमें तीव्रता मापते हैं प्रकाश की, इंटेंसिटी किसके अंदर मेजर करते हैं, ये होता है आपके पास ल्यूसीमीटर। प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट, कौन मापता है उसको, ल्यूसीमीटर मापता है। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा, अज्ञात स्रोत का मतलब होता है कोई भी जिसका हमें, स्रोत का मतलब सोर्स पता नहीं है, किस चीज का, उत्पादित प्रकाश, जो वो क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है हमारे को, लाइट दे रहा है, को की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, डायनेमोमीटर, कैलिपर्स, फोटोमीटर, या फिर एनीमीटर। बताओ चलो फिर बताता हूं। इसका तो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी फोटोमीटर। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा जो उत्सर्जित आपका प्रकाश होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी तीव्रता को मापने के लिए हमें फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। फोटोमीटर है ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अपने पास, यानी पैराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें और द्रव्यमान स्पेक्ट्रम सहित अन्य चुंबकीय विकिरणों की शक्ति को भी क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। सही आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट अपने पास, पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, वह किस प्रक्रिया का कारण होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण,
या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? किस कारण होती है? जो पानी के अंदर बुलबुला बनता है ना और वो चमकता है, यानी अगर बुलबुला अपने पास, बुलबुले के अंदर क्या है, जो चमक दिखाई पड़ती है ना, जो प्रकाश है ना उसके अंदर, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है। वो फिर क्या कारण बन जाता है उसका, उसके अंदर ना कंप्लीट, क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार वो उधर मान लेते ये है, एक बार इधर जाएगी, ये ऐसे इसके अंदर ही घूमता रहता है प्रकाश। सी आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता, सॉरी किसकी बात की है, प्रकाश की बात, क्या कहलाता है वो? संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर वितरण? क्या बोलेंगे इसको? इसका जो सही आंसर रहेगा, अगर प्रकाश परिवर्तन होने की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता गुजरता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तन बोलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रकाश खालिस्तान में सबसे अधिक तीव्र यात्रा करता है, सबसे ज्यादा तेज कहां चलता है? नाइट्रोजन के अंदर, वायु के अंदर, इस्पात के अंदर, निर्यात के अंदर। अगर हम बात करते हैं ना प्रकाश की, लाइट की, सबसे तेज कहां चलता है, ये निर्वात के अंदर चलता है ना। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कितनी होती है, सबसे ज्यादा चाल होती है 3 क्रॉस में 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड, किसकी, लाइट की स्पीड होती है। अब ये सबसे सबसे तेज कहां चलता है, निर्वात में चलता है, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर सी रहे, सॉरी डी रहेगा, इसका निर्वात के अंदर रहेगा। पानी के अंदर भी चलता है, पानी के अंदर कई बार पूछ लेता है एग्जाम, क्योंकि निर्यात का सभी को पता है, निर्यात का और उसके प्रकाश की स्पीड क्या होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम पानी की बात करें ना, वाटर की बात करें, तो यहाँ पे 2.25 क्रॉस में 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितना का यहाँ पे 2.25, ये पानी के अंदर है। अगर हम कांच के अंदर बात करते हैं तो याद रखना, ये 7 ये सेकंड से याद रखना, 2.00 क्रॉस में 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद तारपीन का तेल, क्या बात करते हैं, तारपीन के तेल की बात करते हैं, 2.04 क्रॉस में 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर नायलॉन की बात करते हैं, एग्जाम के अंदर आता है, इनका तो पता नहीं भाई यहाँ पे कितना चलता है, किस स्पीड में चलता है, क्योंकि पता नहीं, ज्ञात नहीं इनका। नायलॉन के अंदर चलता है 1.96 क्रॉस में 10⁸ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान दर्पणकारों की जो हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है हेडलाइटों के अंदर अर्धवर्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या फिर अवतल। जो दर्पण होते हैं ना, शीशे होते हैं जिनको बोलते हैं हम पीछे देखने के लिए हेडलाइट के अंदर, उस किसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या जाता है जी आपका अवतल दर्पण का। किसका क्या जाता है, अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, जैसे हमने और भी हम इसका यूज देख लेते हैं, जैसे अपने पास स्कूटर हो गया, मोटर गाड़ियां हो गई, इनकी हेडलाइटों में सर्च लाइट हो गई। कई बार देखते हैं ना, कई जंगल के अंदर जाते हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं, वो अपने माथे के ऊपर क्या लगाते हैं, लाइट लगाते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी आंख, कान, नाक तथा गले का जब निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण या फिर समतल? क्या आंसर रहेगा इसका, अभी अभी बात की हमने, आंख, नाक, कान और गले के निरीक्षण के लिए जो प्रयोग करते हैं ना, वो करते हैं आपका अवतल दर्पण। ये रहा जी आपका कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब खालिस्तान है, सदैव वास्तविक होता है, सदैव आभासी होता है, वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, या फिर न वास्तविक होता है न आभासी होता है? इसका सही आंसर क्या रहेगा, अवतल दर्पण की बात करते हैं। देखो बताओ आप, फिर बताता हूं आपको। अवतल दर्पण, इसका जो प्रतिबिंब रहेगा ना, प्रतिबिंब, ये हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा या फिर आपका आभासी, दोनों हो सकता है। वास्तविक हो सकता है और आभासी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जब वस्तु ध्रुव है, ध्रुव का मतलब पोल्स पे, और फोकस कहां पे होता है, फोकस के मध्य होता है।
तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? वस्तु से क्या बनेगा फिर? वो सदैव छोटा बनेगा, सदैव बड़ा बनेगा, सदैव बराबर रहेगा, या फिर छोटा या बड़ा हो सकता है? क्या आंसर रहेगा इसका? देखो, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, वास्तविक रहेगा या फिर आभासी भी हो सकता है। लेकिन वो छोटा आकार में क्या रहेगा? वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये आपका छोटा। अगर वहां पे क्या था आपका, वहां पे था वास्तविक और आभासी, यहाँ पे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? किससे होता है? अवतल से, उत्तल से, समतल से, या इनमें से कोई नहीं? देखो, ये रहेगा आपका सही आंसर रहेगा इसका। किस दर्पण पे? उत्तल दर्पण पे होता है। उत्तल दर्पण जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना यहाँ पे इसके ऊपर, वो आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आभासी एवं वस्तु से, याद कर लेना, वस्तु से छोटा और सीधा रहेगा। क्या रहेगा? छोटा और सीधा रहेगा। ये बात याद रख लेना, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट अपने पास, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, अगर पृष्ठ अगर उत्तल ही है तो इसे खालिस्तान दर्पण कहते हैं। बताओ कौन सा दर्पण कहेंगे इसको? तो इसको भी कौन सा दर्पण भी कैसा बनेगा आपका? दर्पण भी आपका उत्तल ही होगा। सही आंसर क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र सतह से के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? सूर्य विकिरण मापी, वायुदाब मापी। वायुदाब मापी का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, इसको तो काट दो। पथ मापी या फिर परिदर्शी, क्या कहा जाता है इसको? पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की तरफ, क्या बोला मैंने? समुद्र तल से ऊपर की तरफ वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसका यूज करते हैं? परिदर्शी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? परिदर्शी। परिदर्शी का मतलब पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्कोप। ये रहा जी पेरिस्कोप। समुद्र तल से ऊपर की तरफ यूज करते हैं, और जब समुद्र तल से नीचे की तरफ यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सोनार से की सहायता से। किसकी सहायता से? सोनार की सहायता से उसको मेजर करते हैं, नीचे की चीजों को पता करने के लिए समुद्र के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश से घटक रंगों में छितराना, या विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना, या विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। क्या आंसर रहेगा इसका? जो प्रकाश से फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण करना और उनका समावेशन। ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। डी आंसर का सही रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास, यानी आ गया प्रकाशीय ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल किसे प्रेषित करता है? प्रेषित होता है, सिग्नल मिलते हैं ना हमारे को? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। सीधी रेखा पथ में, घुमावदार रेखा पथ में, या फिर संपूर्ण परावर्तन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। अगर हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये सारा का सारा ही हमारे पास टीआरआई पे काम करता है। टीआरआई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है ये अपने पास। तो सही आंसर क्या रहा इसका? ये रहा जाता सी। नेक्स्ट अपने पास, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्यों? क्या कारण होता है ग्रह नहीं चमकते? देखो, कोई चीज जब चमकेगी ना, चमके कब की? जब उसका कोई प्रकाश होगा। क्या बोला मैंने? कोई चीज जब चमकती है ना, चमकने का मतलब उसका कोई प्रकाश होता है खुद का। तारे तभी तो चमकते हैं। तारे के चमकने का कारण क्या होता है? उनका प्रकाश होता है खुद का, तभी तो चमकते हैं। लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो चमकते नहीं। बस ये इसका आंसर रहेगा। वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कौन? ग्रह? बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश तो प्रकाश ही उत्सर्जित कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रकाश तो उत्सर्जित कौन करते? तारे करते हैं। उनका पृथ्वी से दूरी
समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित होती रहती है। उनकी दूरी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, होती है, ये नहीं है। वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रकाश में प्रबलता में कमी हो जाती है, नहीं है। वे पृथ्वी के करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं, इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है। क्या है वो? पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं और प्रबलता में छोटे छोटे परिवर्तन भी होते हैं तथा वे नजर नहीं आते। यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, प्रकाश का अलग अलग रंगों में वाले विभाजन को खालिस्तान कहा जाता है। क्या करते हैं? पृथक्करण, उलटना, प्रसार या फिर परावर्तन। देखो, प्रकाश जब अलग अलग रंगों के अंदर क्या होता है, उसका डिवीजन होता है ना, बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंशन कहते हैं। या फिर इसको डिस्पर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब प्रिज्म में से हम क्या करते हैं, कई बार लाइट को पास करते हैं ना, यहाँ से लाइट हमने पास की, ये होती है अपने पास व्हाइट लाइट, और ये जब यहाँ से प्रिज्म के पास होती है ना, प्रिज्म के अंदर से पास होती है, तो ये कितने कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है? ये 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, GYOR। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वोलेट, ये कलर होते हैं। 7 रंगों के अंदर व्हाइट लाइट क्या होती है? डिवाइड होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? जब सूर्य से प्रकाश आता है ना, कैसा रंग होता है उसका? सफेद होता है, लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा ना। वो कैसा होता है आपका? सफेद कलर होता है। पर जब हम वो सफेद कलर क्या होता है? अलग अलग 7 भागों के अंदर डिवाइड होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? पृथ्वी के, अगर पृथ्वी के अंदर वायुमंडल ना हो, वायुमंडल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर गैसें हैं, अलग अलग गैसें उसके अंदर, गैसों के कारण क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा आपका नीला, गहरा लाल, सफेद या फिर काला। कैसा हो जाएगा? ये रंग पड़ जाएगा आपका काला। पानी की अधिकता है ना हमारी धरती के ऊपर, बिल्कुल 70% पानी पाया जाता है, तो वो भी क्या करता है? हमारे को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला, उसी कारण पड़ता है। हमारे पास क्या है? 70% पानी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे को सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर चैनल पे मिल जाएगी, जो अपने पास है टेलीग्राम का चैनल है। इसमें लिंक दे रखा मैंने नीचे, उसमें सर्च कर लेना पीडीएफ लेने के लिए। आज परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? यहाँ पे हमारे को बताना है फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्लाज्मा। बड़े ध्यान से देखो, परमाणु के अंदर जो अपने पास एटम होता, मान लेते हैं हम कोई एक एटम ले लेते हैं, ये एटम ले लिया हमने, इतना बड़ा होता नहीं वैसे, हमने वैसे माना है। एटम है अपने पास, इसका ये मान लिया हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ ये होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिट बोलते हैं। जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज होता है अपने पास। ये चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज चक्कर लगाते हैं। इसके सेंटर के अंदर होते हैं प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके केंद्र के अंदर। ये इसको बांधे हुए कौन सा बल होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारी अर्थ के अंदर, न्यूक्लियस फोर्स। यानी कौन सा बल सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है? ये अपने पास होता है, अपने पास है कौन सा? न्यूक्लियस फोर्स। अब याद रखना, मैंने बाहर की तरफ क्या बताया? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। और अंदर कौन से होते हैं? सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पे क्या पूछ रहा है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या, किसकी बात की? संख्या का मतलब नंबर, किसकी बात करिए? परमाणु संख्या की बात कर रखा है यहाँ पे। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, जब परमाणु संख्या की बात की है, परमाणु संख्या को हम दिखाते हैं किससे? ये होती है परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या। अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हमने जैसे एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया हमने? ऑक्सीजन ले लिया। हम इसके अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका जो एटॉमिक, एक तो होता है एटॉमिक मास,
एक होता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर को हम दिखाना चाहेंगे, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाएंगे और एटॉमिक मास को दिखाएंगे A से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और जो ये अपने पास एलिमेंट लिया जिसका नाम है हमने ऑक्सीजन लिया है, इसका एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 8। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखो आप, परमाणु संख्या में परमाणु संख्या सॉरी परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या एक कुल संख्या होती है, यानी किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन फोटोन की होती है, प्रोटॉन की होती है, न्यूट्रॉन की होती है, प्लाज्मा की होती है, प्लाज्मा की होती है। तो हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है आपका? वो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। और जो प्रोटॉन की खोज की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने। याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है, इसने खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। क्या बोला मैंने? डक्टाइल होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की। क्या बोला मैंने? ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल की। मतलब तन्य धातु उन धातुओं को कहते हैं जिसकी क्या बनाई जा सकती हैं? वायर के रूप में खींचा जा सकता है, यानी तारों के रूप में खींचा जाता है, उसको हम कहते हैं तन्य। वो होती है तन्यता किसी भी मेटल की। एक वर्ड और साथ साथ में एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं मैं आपको, किसकी? मेटल की। ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनता। क्या बोला मैंने? आघात वर्धनता। मतलब उसको चद्दर के रूप में, मतलब सीट के रूप में बनाया जा सकता है। दो प्रॉपर्टी बताई, पहले मैंने तन्य डक्टाइल बताया, डक्टिलिटी बताया, जिसको वायर के रूप में क्या जाता है? खींचा जाता है। दूसरा अपने मैंने बताया आपको मेलेबिलिटी, मतलब जिसको चादर के रूप में बनाया जा सकता है। अब ये हमने बताना है सर्वाधिक तांबा है, चांदी है, सोना है या फिर प्लेटिनम है। इसका सही आंसर रहेगा अपना सोना। गोल्ड अपने पास क्या है? सर्वाधिक तन्य धातु है। अगर हम बात करते ना 1 ग्राम गोल्ड से, क्या बोला मैंने? 1 ग्राम गोल्ड से लगभग हम 2 किलोमीटर के आसपास वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर के आसपास वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या रहा है इसका? सी। फिर उसके बाद अगर दूसरा पूछे तो अपने पास सिल्वर है, तीसरा पूछे तो अपने पास है प्लेटिनम है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक समान, एक असमान, दो असमान या दो समान या फिर समान। जो अपने पास कोशिका होती है ना, क्या बोला मैंने? कोशिका। कोशिका होती है सबसे मूलभूत इकाई हमारे शरीर की, सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं कोशिका। अगर इसके मिलने से जितनी हमारी सेल्स होती है ना, कोशिकाओं के मिलने से बनता टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यूओं के मिलने से क्या बनता? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के मिलने से बनता ऑर्गन सिस्टम। और फिर हमारी उसके बाद बनती है बॉडी। ये तो थोड़ी बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम बात करते हैं मौलिक कोशिकाओं को विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में, किसमें? एक असमान में, दो असमान में या दो समान में, असमान में। कोशिकाएं है ना, जब कोशिका बनती है, ये एक दोहराई जाने वाली, क्या बोला? एक रिवाइज होने वाली क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर डीएनए का, क्या बोला मैंने? डीएनए डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। इसकी क्या होता है? संश्लेषण होता है। और मूल कोशिका, याद रखना, एक मूल कोशिका विभाजित होकर एक नई कोशिका बनती है। क्या बोला मैंने? मूल कोशिका विभाजित होकर एक नई कोशिका के रूप में बनती है, जिसे हम डॉटर कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे डॉटर कोशिका कहते हैं। कोशिका। तो अब एक दो कोशिकाएं बन गई हमारे पास, दो। तो यहाँ पे दो असमान, असमान नहीं बनेगी, दो दोनों की दोनों क्या बनेगी? समान कोशिकाएं बनेगी। अब बात याद रखना, दो समान बनेगी। सही ऑप्शन आपका क्या है? सी आंसर है इसका। नेक्स्ट अपने पास, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? एक्स एक्स, वाई एक्स, सॉरी वाई वाई या एक्स वाई। अगर हम बात करते ना मेल की और फीमेल की, बड़े ध्यान सुनना, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर 22 जोड़े समान होते हैं। 22 गुणसूत्र दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर होता ना, मेल के अंदर होता है ये एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है ये एक्स एक्स। यहां तक समझ में आ गया? अगर हमारे को सेक्स का पता करना, मतलब लड़का है लड़की है, तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन करता ना, ये ही करता है, यानी 23वां गुणसूत्र ही करता है। मतलब अगर मेल होगा तो इसका ये वाई मिल जाएगा, अगर फीमेल होगा तो ये एक्स एक्स मिल जाएगा। मतलब अगर मेल होगा मतलब बच्चा होगा,
लड़का हुआ तो इसका मतलब वो मेल से वाई के साथ जाके कनेक्ट हुआ है, यानी इसके एक्स से बना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। यानी फीमेल का एक्स है और मेल का एक्स वाई, सॉरी वाई, इनसे क्या बनता फिर आपका लड़का बनता है लड़की, यही बात निर्भर करते। ये ऑप्शन नहीं होगा बी, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसमें होता है, फीमेल के अंदर होता है। 23वां जोड़ा, 22 सभी में समान, 23वां जोड़ा अलग अलग। सही आंसर क्या रहा इसका, ये रहा। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट अपने पास, खालिस्तान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ये कौन सी बीमारी है, ये देखने की बीमारी होती है हमारे अंदर। मतलब किसी को निकट दृष्टि हो गया, कुछ पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, मोतिया बिंदु, जरा दृष्टि रोग, दीर्घ दृष्टि रोग या निकट दृष्टि रोग। बड़े ध्यान सुनना, अगर मान लेते हैं निकट दृष्टि रोग में क्या होता है, निकट दृष्टि रोग के अंदर होता है जब पास पास का दिखाई पड़ता है, पास का मतलब होता है नजदीक नजदीक का दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं हमें निकट दृष्टि रोग। जब पास का तो क्या दिखाए, पास का साफ दिखाई देता है। और इसका अगर उपचार करना पड़े ना, हमारे को एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सा लेंस इसके अंदर है, अगर हमने ठीक करना उपचार करना तो कौन सा लेंस होता है इसके अंदर। देखो 3 वर्ड गाना है निकट, तो हमने 2 पढ़ते हैं ना लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये निकट बड़ा है ना, बड़ा है तो क्या लगेगा, अवतल लेंस लगा देंगे इसके अंदर। अवतल लेंस से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब कनकेव बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव, कनकेव लेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ, दीर्घ का मतलब दूरदृष्टि रोग। ये अपने पास क्या है, दूरदृष्टि रोग है। दूरदृष्टि रोग के अंदर क्या होगा, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, लेकिन दूर दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। क्या बोला, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, तो ये होता है अपने पास दूरदृष्टि। अब इसका अगर मान लेते उपचार करना पड़े तो हमने कौन सा लेंस चाहिएगा इसके लिए, देखो छोटा वर्ड है ना, छोटे वर्ड के लिए आपका उत्तल लेंस, जिसको क्या बोलते हैं, हमें कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या है, दूर की और पास की बात नहीं होती, तो क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें हमारे को धुंधली दिखाई पड़ती हैं। क्या बोलेंगे, कुछ चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, और धुंधली दिखाई देने में कौन सा रोग होता है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि रोग। क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि रोग। और इसके अंदर एग्जामिनर पूछे तो इसके अंदर कैसा लेंस चाहिएगा, द्वि फोकल लेंस चाहिएगा। क्या बोलेंगे, द्वि फोकल लेंस चाहिएगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या है इसका, पास का दिखाई दे तो, सॉरी निकट का दिखाई दे तो ये रहा आपका निकट दृष्टि रोग, जहां का दिखाई दे वो ही रोग हो गया। नेक्स्ट अपने पास, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है इसको। जूल, पास्कल, हेनरी या फिर न्यूटन। देखो किसकी पूछी है, कार्य, कार्य किस में मापते हैं हम, जूल के अंदर मापते हैं। पास्कल किसकी है, पास्कल है अपने पास दाब की, दाब की यूनिट है, इकाई है। न्यूटन किसकी है अपने पास, न्यूटन है बल की। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सही आंसर क्या रहा इसका, जूल इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपने पास, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान, शुक्राणु विज्ञान, उत्तक विज्ञान या फिर नेत्र विज्ञान। देखो उत्तक का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक विज्ञान के अंदर आता है। सही आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, चेचक का टिक्का किसके द्वारा विकसित किया गया, रॉबर्ट कोच के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या फिर एडवर्ड जेनर के द्वारा। बड़े ध्यान से समझ लेना, जो आपका चेचक का टिक्के खोज की थी ना, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। सही आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा। यानी कब की थी, 1796 के अंदर की थी। अगर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, इसने किसी खोज की थी, इसने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी, पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने भी क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने एक तपेदिक जीवाणु आता है, तपेदिक जीवाणु की खोज करी थी इसने। उम्मीद करता हूं समझ में। सही आंसर क्या है इसका, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बड़े ध्यान समझना, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, ऊर्जा में कमी है, या स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बड़े ध्यान से देखना, दो तरह की ऊर्जा होती है, एक तो स्थिति के कारण होती है, एक स्थिति यानी पोजीशन के कारण होती है, पहली पोजीशन, यानी इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा होती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, यानी स्पीड के कारण। कोई चीज किसमें है, स्पीड के अंदर है।
दो एनर्जी होती है। अब कोई चीज जब गिरेगी ना, जब वो कांस्टेंट है तो किस कौन सी एनर्जी होगी उसमें, उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी ना, क्योंकि स्थिति से किस में आएगी वो, अब वो काइनेटिक के अंदर आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मान लेते एग्जामिनर पूछे ना, फिर कोई चीज किसी से टकराती है, टकराने से क्या होता है, तो आपकी एक तो साउंड एनर्जी और एक हीट एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को भी ध्यान दे लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ये रहा। ऊर्जा में कमी होती है, नहीं जी, बढ़ती भी तो है। ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो बिल्कुल होगा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। नहीं, स्थिति का मतलब स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण। अगर कोई चीज पोटेंशियल है तो एनर्जी है उसके पास। अगर वो किसमें आ गई, स्पीड के अंदर आ गई, मोमेंट के अंदर आ गई, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं करते। ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं, वह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। यानी बड़े ध्यान से समझो इस बात को, क्या कह रहा है, केवल कुछ क्षेत्र की बात की गई है यहाँ पे। कुछ क्षेत्र में क्या है, विलुप्त प्राय तो कहीं से भी हो सकते हैं, सभी जगह हो सकते हैं विलुप्त प्राय तो। दुर्लभ प्रजाति, अति संवेदनशील वेनरेबल प्रजातियां, या फिर एंडेमिक प्रजातियां, स्थानीय। देखो ये आ गया वर्ड, बड़े ध्यान से देखो क्या बोला, स्थानिक, एंडेमिक। क्या कह रहा है यहाँ पे, केवल कुछ क्षेत्र के अंदर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, सही। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का सतर पहले जितना रहेगा, या थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा, या नीचे की ओर होगा, या थोड़ा नीचे जाएगा। क्या देखना हमारे क्वेश्चन के अंदर, हम ये बात कर रहे हैं एक रिवर, मतलब नदी से जब जहाज सी के अंदर जाता है, मतलब समुद्र में जाता है, क्या फर्क पड़ता है। देखो, जो अपने पास नदी का जो पानी होता है ना, उसके अंदर होती है लवणता कम। क्या बोला मैंने, उसके अंदर होती है लवणता कम। लवणता होने के कारण पानी में जहाज होता है ना, नदी के पानी में थोड़ा अंदर तक डूबता है, और जब कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। और समुद्र में लवणता के कारण, क्या बोलेंगे, समुद्र में लवणता के कारण ये जो जहाज होता है ऊपर की तरफ उठेगा। क्या बोला मैंने, ऊपर की तरफ उठेगा। इस बात को ध्यान दे दीजिए, ये रहेगा ऐसे का। उल्टा बना दिया जाए, समुद्र से जब नदी में जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है। जब हम जहाज से क्या कर रहे थे, हवाई यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमारा जो पैन होता है ना, उससे क्या निकलती है, स्याही निकलती है। क्या कारण होता है उस स्याही को निकलने का, वायु दाब में कमी होती है, वायु दाब में वृद्धि होती है, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। देखो, जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, क्या बोलेंगे हमें, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होगा, ये जो पैन की जो स्याही होती है ना, ये निकलने लगती है। क्या होगी, उसमें कमी हो जाती है। वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण क्या होता है, पैन में से स्याही निकलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अपने पास, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्या कारण होता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक पहले घटता फिर बढ़ता है, या दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। देखो, बर्फ के दो टुकड़े हैं अपने पास, जब उनके आपस में दबाते हैं ना, प्रेस करते हैं, उनको दबाव डलता है जब उनके, तो क्या फर्क पड़ता है, ये दबाव डालने के कारण जो दाब अधिक हो जाता है ना, तो बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। घट जाने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसका सही आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों उबलता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने, जब हवाई जहाज से ऊपर की यात्रा करते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। सेम केस यहाँ पे रहेगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इसका सही आंसर रहेगा। एक चीज बताता हूँ, जब पर्वतों पे जो पर्वतारोही होती है ना, ऊपर की तरफ जाते हैं, उनके कभी कभी नाक से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। इसका भी यही कारण होता है, क्या, वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना। नेक्स्ट अपने पास, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। क्या कारण होता है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं।
पहला ऑप्शन है सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या उच्च दाब पर क्वथनांक कम हो जाता है। जब हमारा उच्च दाब होता है ना, दाब हम वहां पे तो हम कुकर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उस पे कुकर बंद कर दिया हमने, चारों तरफ से बंद करने के बाद नीचे की तरफ से क्या जा रही है, हम हीट दे रहे हैं। कुकर के नीचे क्या दे रहे हैं, हीट। हीट का मतलब गर्मी दे रहे हैं। वो गर्मी देने से क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो चीज क्या हो जाएगी, उबल जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। इसका भी आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन गैस भर दी हमने, जब धीरे धीरे जो गुब्बारा है हवा में ऊपर की तरफ जाएगा, वो फट जाएगा। क्या कारण होता है उसका फटने का, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, या हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायु दाब घट जाता है। देखो इसके पीछे भी क्या रीजन रहेगा, जब हम ऊपर की तरफ जब गुब्बारा जाता है, इस पे भी वायुमंडलीय दाब का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब इसमें भी वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका भी ये रीजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्या कारण होता है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, या फिर लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, या गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। क्या कारण होता है, सुस्त हो जाता है वो। इसका सही आंसर रहेगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। गर्मियों में जो घड़ियां होती हैं सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट अपने पास, वर्षा की बूंद गोलाकार होते क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल के सैन्यता के कारण। तो इसका आंसर रहेगा, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है ये रहेगा पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब क्या है, कोई भी बूंद ना उस पर चारों तरफ से क्या रहेगा, तनाव रहता है। क्या रहता है, तनाव रहता, तभी वो गोलाकार लेती है। हर एक साइड से कोई बूंद है ना, उसकी हर एक साइड से क्या रहता है, दबाव पड़ता है, तभी वो रीजन होता है ना उसका। तभी क्या बोलेंगे हम, ये रीजन होता है कि वो गोल होती है वर्षा की बूंद। अगर दबाव नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी। सही आंसर क्या रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट अपने पास, तेल दीप की जो बत्ती होती है, बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है ये, केशिता क्रिया के कारण, गुरुत्व के कारण, दाब अंतर के कारण, या कोई नहीं। जो अपने लैंप होते थे ना, पहले पुराने टाइम पे जब हम लैंप यूज करते थे, उसमें बत्ती के जरिए क्या होता था, तेल ऊपर की तरफ चढ़ता था। क्या बोलेंगे, तेल ऊपर की तरफ चढ़ता था। उसमें क्या होती है, छोटी छोटी कैपेलरी होती है। क्या होती है, छोटी छोटी कैपेलरी होती है। वो क्या करती है, पहले ये कैपेलरी है ना, इसने तेल सोखा, फिर इसने, फिर ये तेल ऐसे चढ़ जाता था, ऊपर की तरफ जाता था। यानी क्या कहेंगे, कैपेलरी का मतलब यहाँ पे केशिकाओं की प्रक्रिया होती है उसमें, यानी कैपेलरी प्रोसेस होता है उसके अंदर, तभी अब जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ पाता है। नेक्स्ट अपने पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा क्या कारण होता है। बिग बैंग सिद्धांत, इसमें तो हमारा जो लगातार है ना, बिग बैंग के अंदर जो एटमोस्फेयर है ना, सॉरी एटमोस्फेयर नहीं, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो क्या हो रहा है, इसके अंदर लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है बिग बैंग के कारण। इसके बाद आता अपना डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट इसका सही आंसर रहेगा। डोपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास ये है, मान लेते ट्रेन है और यहाँ पे कोई भी बंदा है। जब डोपलर इफेक्ट में क्या होता है, जब ट्रेन धीरे धीरे एक दूसरे इस पर्सन की तरफ, मतलब इस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है ना, ये हमने इसको ए ऑब्जेक्ट मान लिया, ये हमने ट्रेन मान ली। ये ट्रेन जब इसकी तरफ बढ़ती है ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है। क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है, और इसी चेंज के कारण क्या होता है, ये हमारे को रेलगाड़ी की जो सीटी है वो सुनाई पड़ती है, यानी उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका बी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्या कारण होता है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, या तापमान ऊंचा हो जाता है, या आकाश साफ नहीं रहता। देखो जब तेज हवाएं चलेगी ना, वाष्पीकरण, ओस नहीं बन पाती। ओस नहीं बनने का क्या कारण होता है, देखो वाष्पीकरण, देखो पहले तो वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड का मतलब जैसे अपने पास वाटर है, ये वाटर किससे, वाष्प से। यदि वाष्प ना किससे बनेगा, ये बनेगा लिक्विड से, वाष्प के अंदर बनेगा। और वाष्प की शाम के टाइम पे क्या होगा, जब शाम का टाइम होगा, ये वाष्प है ना धीरे धीरे, क्योंकि टेम्परेचर शाम के टाइम कम हो जाता है, टेम्परेचर का क्या बोलेंगे,
टेम्परेचर का और अपना जो वाष्पीकरण है ना, जिसको वेपराइजेशन बोलते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन था। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतना ही आपका वेपराइजेशन बढ़ेगा। मतलब लिक्विड से, यानी जो अपने पास पानी है ना वो जल्दी जल्दी क्या बन जाएगा, वेपर के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण। यानी टेम्परेचर का और वेपराइजेशन का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही अपना वेपराइजेशन बढ़ेगा। अब देखो, अब वेपराइजेशन बढ़ेगा, जब हवाएं शाम को तेज चलेंगी तो ये क्या है, इसको वाष्पीकरण की क्रिया क्या कर देंगी, तेज कर देंगी। क्या करेंगे, इसको वाष्पीकरण की क्रिया क्या कर देंगी, तेज हो जाती है। किसके कारण, फिर हमारी जो है ना पानी से, किससे, जो वाष्प से ना ये पानी के अंदर चेंज नहीं हो पाती, ये प्रोसेस आपका नहीं हो पाता। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, भाप से अधिक जलता है क्या, हाथ, अपेक्षाकृत किससे, उबलते जल से। क्या कारण होता है, भाप में गुप्त उष्मा होती है, भाप शरीर से भीतर घुस जाता है, या फिर भाप भारी होती है, या भाप हल्की होती है। क्या कारण होता है इसका, देखो इसका होता है भाप के अंदर जो गुप्त उष्मा होती है, मतलब लेटेंट हीट होती है, उसके कारण क्या होता है, हमारा हाथ जलता है। किससे, भाप से। नेक्स्ट अपने पास, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के कारण, न्यूटन का गति का नियम, या अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, मुड़ी हुई होने का कारण क्या होता है, अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला प्रतीत होता है, क्या कारण होता है इसका, विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, या प्रकीर्णन होता है, या फिर परावर्तन होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा, आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण, मतलब स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट के कारण होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है। जो वायुमंडल अपने एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो प्रकाश होता है वो एक्सपेंस होता है, किसी कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूल कण के कारण, हीलियम के कारण, या फिर जलवाष्प के कारण। तो ये रहेगा अपना, अपने पास क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। डस्ट पार्टिकल के कारण क्या होता है, वायुमंडल के अंदर जो प्रकाश होता है ना वो क्या होता है, फैलता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी। नेक्स्ट अपने पास, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या होता है। समुद्र होता है, इसका क्या होता है, हमारे को नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ये इसका क्या होता है, इसका सही आंसर रहेगा। ये जल का नीला रंग होता है, ये थोड़ा ना होता है, ये भी नहीं होगा। अधिक गहराई, गहराई से कोई मतलब नहीं होता इसका, यानी क्या बनेगा, आकाश के परावर्तन के कारण और जल के कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग होती है, फैलाव होता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट अपने पास, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, या ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल। प्रतिध्वनि क्या कारण होता है, प्रतिध्वनि का क्या सही आंसर रहेगा, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट अपने पास, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्या कारण होता है इसका। देखो कोई चीज तैरती है, अपने पास क्या होता है, एक चीज देख लेते हैं, अपने पास है ये वाटर, पानी ले लिया और इसके अंदर हमने डाल दी बर्फ। क्या बोला मैंने, इसके अंदर हमने डाल दी बर्फ। बर्फ का हमारे पास जब बर्फ डालते ना, इसका ना 10वां हिस्सा, क्या बोला मैंने, इसका 10वां हिस्सा बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है। क्या बोला मैंने, इसका बाहर की तरफ दिखाई पड़ता और ये तैरती है। क्या कारण होता है, ये होता है पानी का घनत्व। क्या बोला मैंने, ये जो अपने पास जल है ना, ये पानी, इस पानी का जो डेंसिटी है ना, घनत्व है ना, इस बर्फ से क्या है, ज्यादा है। अगर कम होगा तो वो चीज तैरेगी, कम होगा तो वो चीज क्या करेगी, तैरेगी, ज्यादा होगा तो वो चीज डूब जाएगी। मतलब इसी कारण बर्फ क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है, मतलब घनत्व के कारण। जिस चीज का घनत्व कम होता है वो तैरती है, और ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो डूब जाती है। यही कारण होता है, सटीला घनत्व होता है पारे से कम होता है, इसलिए क्या करता है, ये किसके ऊपर है, पारे के ऊपर तैरती है। तो पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, नहीं। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा कर क्या होता है, अधिक होता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने जाते हैं, क्या कारण होता है। गर्मियों के अंदर सफेद कपड़े पहनते हैं हम, दो तरह के कपड़े। कई बार क्या होता है, जब हम काले कपड़े पहनते हैं ना, काले कपड़े, काला रंग होता ना, ये उष्मा का मतलब हीट का एक अच्छा अवशोषक है, अवशोषित कर लेता है ये। दूसरी साइड देखे तो सफेद कलर होता है ना अपने पास, क्या बोला मैंने, सफेद कलर होता है,
ये हीट है क्या आता है, अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, मतलब उसे क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तक करता है। अब क्या बनेगा इसका सही आंसर है, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं, ये कारण होता है इसका। हम क्या करते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं। अगर हम क्या करें, गर्मियों के अंदर काले कपड़े पहन लेंगे तो वैसे क्या होते हैं, वो हीट को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, समा लेंगे, तो मतलब गर्मी ज्यादा हो जाएगी। हमें तो क्या कहता है, गर्मी के अंदर ठंड चाहिए, ठंड के लिए हम क्या करेंगे, सफेद कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट अपने पास, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्या कारण होता है, दलदल अपने पास, ये हो गई दलदल। हम क्या करते हैं, अगर इसके ऊपर जितना भी दबाव पड़ेगा ना, इसके ऊपर है दलदल के ऊपर, वो दबाव ज्यादा होगा तो चीज अंदर की तरफ जाएगी, अगर दबाव हो गया कम तो क्या रहेगी, वो ऊपर की तरफ रहेगी। अब मान लेते जैसे अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हो गया, तो उसका मतलब वो दाब है ना एक ही जगह पे बढ़ रहा है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, उसका दाब है ना सिर्फ एक ही जगह पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर ये दाब है ना उसका बढ़ जाए ना, बढ़ने का मतलब क्या होगा, जैसे वो लेट गया तो उसका तो ये जो दाब डालेगा ना, ये अब ये दाब का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया तो वो डूबेगा नहीं। डूबेगा कब है, पानी दलदल के अंदर कब जाएगा, जब उसका एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। अब ये क्षेत्रफल बढ़ गया तो अब ये डूबेगा नहीं, क्योंकि क्या करेगा, इसको जो ये क्षेत्रफल होता है ना, बढ़ावा क्षेत्रफल, ये इसको यहां से अंदर नहीं जाने देता, दबाव क्या हो जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होता है, दाब में कमी आ जाती है, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, दाब हमारे को कम चाहिए, दाब कम होगा कब, जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब हम लेट जाएंगे। सही आंसर क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती हुई प्रतीत होती है, क्या कारण होता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है, या फिर पानी का वेग अधिक होने के कारण दबाव अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी की श्यानता के कारण। देखो, पानी का वेग अधिक हो गया, तो पानी का वेग अधिक हो गया तो तभी तो दाब घटेगा ना, क्या बोलेंगे, तभी तो ये गेंद है ना जो, ये तभी तो दबाव घट जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी की स्पीड क्या होगी, जो वेलोसिटी होती है, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, उसका दबाव कम हो पाएगा। अगर पानी का वेग, अगर मान लेते हैं पानी का वेग अधिक हो गया और दाब बढ़ गया, दाब बढ़ेगा तो फिर क्या होनी चाहिए, तरफ आएगा वो, दाब क्या होना चाहिए, इसके अंदर कम होना चाहिए, तभी क्या करेगी वो चीजें ऊपर की तरफ जाएगी। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों, चमगादड़ परासरव तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। चमगादड़ अंधेरे में देखते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, परासरव तरंगे होती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती, क्या कारण होता है, जो अपने डैम होते हैं ना, जब हम डैम बनाते हैं ना, ये अपनी दीवार बना दी हमने, क्या बना दी, ये डैम की दीवार बना दी, ऊपर से क्या होता है, पतले होते हैं, लेकिन नीचे से क्या हो जाती है, फैल जाती है, मतलब क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, जो पानी का दबाव होता है ना, वो अधिक हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब हमें पानी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो पानी का दबाव अधिक होता है, और अधिक होने के कारण क्या हुआ है, ये इतना प्रेशर नहीं झेल पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, ये दीवारों को नीचे से मोटा करते हैं। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दबाव बढ़ जाता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आए। बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, बाह्य जैविकी, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान, या फिर ब्रह्मांड विज्ञान। अगर हम बात करते हैं ना ब्रह्मांड, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, घूर्णन और परिक्रमण एवं परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है अपने पास, प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, या फिर चंद्रमा है। देखो, इसको अब है ना, पहले इसको ग्रह की श्रेणी में मानते थे, लेकिन इसको ग्रह से निकाल दिया गया, अब इसको बोना ग्रह के नाम जानते हैं। अपने पास अब ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 बचती है। ये भी अपने पास यूरेनस और नेपच्यून क्या है, ग्रह हैं। जो अपने पास बचा चंद्रमा, ये अपने पास एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका प्राकृतिक उपग्रह है, ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी सन बोल सकते हैं। एक चीज और समझो, यहाँ से जो अपने पास ग्रह होते हैं ना,
ये लिखा मैंने ग्रह। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जैसे अपने पास क्या ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ घूमने का। और जो ये उपग्रह होते हैं ना, क्या बोला मैंने? उपग्रह। ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? ये ग्रहों के चारों, मतलब चंद्रमा किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा? बे अपनी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो अपने पास चंद्रमा है ना, ये अपने केंद्र पे भी, मतलब अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी के भी अक्ष पे चक्कर लगाता है। सॉरी, पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमने को बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोला मैंने? परिक्रमण बोलते हैं। और अपने अक्ष पे घूमने को बोलते हैं घूर्णन। यानी दो चक्कर लगाता है ये, परिक्रमण और घूर्णन। और जो ये परिक्रमण और घूर्णन है ना, इसके लगभग कितने हैं? एक समान है, लगभग 27। क्या बोला मैंने? लगभग 27। कितना टाइम लेगा ये? लगभग 27.3 दिन में क्या करता है, तो 3 घंटे में क्या करता है, ये घूमता है। और सेम चक्कर है अपने कक्ष के, यानी घूर्णन भी सेम है इसका और परिक्रमण भी सेम रहेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? चंद्रमा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? किसकी बात की गई? यहाँ पे तारे की बात की गई है। अपने पास सूर्य भी क्या एक तारा है। ध्रुव तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य या लुबक्षक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे सूर्य क्या है, ये नजदीक है। नेक्स्ट अपने पास, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। कौन सा कहलाता है विस्फोटी तारा? धूमकेतु, उल्का, स्वार्क या फिर अभिनव तारा। तारे की बात की है। उल्का तो अपने पास क्या होते हैं, पिंड होते हैं। धूमकेतु भी नहीं है, सॉरी धूमकेतु तारा होता है, ये तो होता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये अभिनव तारा होता है, जो क्या होता है कि विस्फोटी होता है ब्रह्मांड के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की बात करते हैं 87 हैं, 88 हैं, 89 हैं, 90 हैं। तो कितने तारामंडल हैं अपने पास? तारामंडल क्या होते हैं? तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। और जिनकी संख्या कितनी है? 89 संख्या है। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? क्या ये वृत्त के आकार का है? वृत्त का मतलब होता है गोल। क्या ये दीर्घवृत्ताकार है? मतलब वृत्त है लेकिन ये क्या है, इस तरह का दीर्घवृत्त है। क्या ये स्पाइरल है? ये क्या किसके अंदर है? स्पाइरल के अंदर है। या फिर में से कोई नहीं। जो अपने आकाश गंगा की, जिसका नाम क्या है, मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला अपने आकाश गंगा है और इसका आकृति है स्पाइरल के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय कितना लगता है? जो हमारी आकाश गंगा ना, आकाश गंगा हमने कौन सी बताई थी अभी भी? मिल्की वे, दुग्ध मेखला उसको हिंदी में बोलते हैं। ये लगभग उस केंद्र की जो परिक्रमा करने में सूर्य का टाइम कितना लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, या फिर 25 करोड़ वर्ष, या फिर 50 करोड़ वर्ष। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ? कई बार हमारे को जो ध्रुव तारा होता है ना, पहले पुराने टाइम के अंदर जब हमारे पास दिशा सूचक भी नहीं था, पता भी नहीं होता था, तो तब हमारी हेल्प करता था ध्रुव तारा। किसको बताने में? दिशाओं को बताने में। कौन सी दिशा से, कौन सी दिशा के अंदर होता है ये होता है आपका उत्तर दिशा के अंदर। सही आंसर क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट अपने पास, तारे का रंग हमारे को क्या बताता है? सूर्य से दूरी, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी को, या फिर उसके तापमान को। अगर सूर्य का रंग होता ना, तो हमारे को उसके तापमान के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तापमान के बारे में बताता है। और जो अपना तारा होता है, इसके बारे में, उसके तापमान के बारे में बताता है। और जो अपना सूर्य है ना, कई बार एग्जाम के अंदर आता है, इसका जो सतह का तापमान होता है ना, क्या बोला मैंने? जो सतह का तापमान होता है ये लगभग 6000, क्या बोला मैंने? लगभग 6000 केल्विन होता है इसका टेम्परेचर। नेक्स्ट अपने पास, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी बताई गई है? 25 मिलियन वर्ष, 50 मिलियन वर्ष, 125 मिलियन वर्ष, या फिर 13 मिलियन वर्ष। तो कितनी बताई गई है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये बताई गई है 13 मिलियन वर्ष। डी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा
का स्रोत क्या होता है। अगर हम कोई भी कृत्रिम उपग्रह भेज देते हैं अपने द्वारा, देखो उपग्रह होते हैं दो प्रकार के, मैंने अभी भी बताया था ना। जैसे अपने पास चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका, अपनी पृथ्वी का। पृथ्वी का चांद क्या है, एक उपग्रह है। ये तो नेचुरल उपग्रह है। एक होते हैं प्राकृतिक, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं चारों तरफ घूमने के लिए, किसके, घरों के चारों तरफ छोड़। तो जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी लेते हैं ना, वो कहाँ से लेते हैं, थर्मोपाइल से लेते हैं, सोर्स सेल से लेते हैं, डायनोमो से लेते हैं, या लघु नाभिक रिएक्टर से लेते हैं। अब जब ऊपर जाएंगे तो वहां पे ऐसे थोड़ा ना होता, हम इसको लघु नाभिक रिएक्टर को भेज देंगे, नहीं, डायनोमो को भी नहीं भेज सकते। तो वहां से क्या करेंगे, सूर्य से ऊर्जा लेते रहते हैं। क्या बोलेंगे, सूर्य से ऊर्जा लेते रहते हैं। तो इसका सूर्य सेल से आंसर रहेगा। दुग्ध मेखला अभी अभी बताई थी मैंने, क्या है कि सौरमंडल का एक ग्रह है, ग्रह नहीं है बिल्कुल भी, एक तारा है, या एक मंदाकिनी है, या फिर एक तारामंडल है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये अपने पास एक मंदाकिनी है। दुग्ध मेखला मतलब एक आकाश गंगा है ये। नेक्स्ट देख और जो दुग्ध मेखला ना, हम इसके अंदर जो हमारा सौरमंडल ना दुग्ध मेखला के अंदर है, मतलब हम एक जो मिल्की वे या दुग्ध मेखला का हिस्सा है, जिस तारामंडल का हिस्सा ना, उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। जो बहुत क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घूमते हैं, ऐसे तारों के जो रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, उन तारों को क्या कहते हैं। उन तारों को पल्सर बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारे बोलते हैं, या क्लाउड्स बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई, उनको हम कहते हैं पल्सर। सही आंसर क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट अपने पास, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में खालिस्तान का समय लेता है 18.5 वर्ष लेता है, 36 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष लेता है, या 84 दिन लेता है। कितना टाइम लेता है कौन, शनि। शनि भी तो अपने पास क्या है, ग्रह है ना, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। इसके चारों तरफ क्या है, ये अपने पास शनि ग्रह है ना, इसके चारों तरफ क्या हम वलय हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिखाई पड़ते हैं। सुंदरता के कारण सिर्फ ये वलय ही है इसके। कितना टाइम लेता है घूमने में, ये लगभग लेता है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। मंगल को, यानी शाम को टाइम पे दिखने वाला ग्रह है ये, बृहस्पति को, शुक्र को, या फिर शनि को। किस ग्रह को कहा जाता है इवनिंग स्टार, सांझ का तारा ही बोलते हैं इसको। ये कहा जाता है अपने पास शुक्र को, जो बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। इसमें है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और बहुत तेज क्या होता है, गर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अंदर एटमोस्फेयर भी नहीं होता, यानी वातावरण नहीं होता। क्या बोला मैंने, इसके अंदर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है। यानी सही आंसर क्या रहेगा इसका, सी। यानी इवनिंग स्टार क्या बोले, इंसान का तारा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको। क्या बोल कहते हैं, पृथ्वी की सिस्टर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, भूमंडल। ये भूमि से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये गैसों की बात कर रहा है, जल कण, या फिर वायुमंडल, या फिर जलमंडल। ये इसमें जलमंडल के अंदर होता है जल की मात्रा, और भूमंडल होता है भूमि की मात्रा, और जल कण का मतलब होता है जिसमें जल होता है। अब बता किसकी बात कर रहा है, गैसों की बात कर रहा है। गैसों को तो क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है। यानी सूर्य के चारों तरफ जो यूरेनस चक्कर लगाता है ना, वो कितने टाइम में लगाता है, 84 दिन में, तो 84 वर्ष के अंदर, 36 वर्ष के अंदर, 18 वर्ष के अंदर, या 48 वर्ष के अंदर। इनको याद कर लेना क्वेश्चनों को। ये लगाता है आपका 84 दिन के अंदर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ। नेक्स्ट अपने पास, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध से हमारे को चल के उत्तरी गोलार्ध में लगता ना दिखाई पड़ता है, वो कब पड़ता है, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, या 22 सितंबर को। कब पड़ता है हमारे को दिखाई, वो पड़ता है 21 मार्च को। इसकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता पड़ता दिखाई। नेक्स्ट अपने पास, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 22 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, या फिर 21 मई। इसका सही आंसर क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून। अगर ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो यही दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउथ हेमिस्फीयर की तरफ से सबसे छोटा दिन होगा, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट अपने पास, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन दोबारा से आएगा फिर से, क्या रहेगा इसका दिन, 21 जून। सूर्य ग्रहण कब लगता है, कब होता है, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन, या फिर पूर्णिमा के दिन। यानी अगर जो ग्रहण होगा ना, सूर्य ग्रहण है,
यहाँ पे सूर्य का दिखाई नहीं, ग्रहण का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता। अब दिखाई कब नहीं पड़ेगा, जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, अपने पास चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा बीच में आने से क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। जो चीज दिखाई नहीं पड़े उसी को क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। अगर हमारे को चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाए तो चंद्र ग्रहण, अगर सूर्य दिखाई देना बंद हो जाए तो सूर्य ग्रहण। तो ये कब होता है सूर्य ग्रहण, अपने पास सूर्य ग्रहण होगा आपका अमावस्या के दिन। नेक्स्ट अपने पास कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, शुक्र, बुध, मंगल, शनि। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। जो पृथ्वी के नजदीक ग्रह ना वो क्या है, शुक्र। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन के रूप में बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह होता है। गर्म ग्रह का मतलब क्या होता है, ये नजदीक होने के कारण क्या, चमकीला ग्रह। चमकीला होने का कारण क्या है, ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और चमकता है उसके कारण, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा शुक्र ग्रह। ये भी चीज याद कर लेना, आप बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने मान लिया अपना सन, क्या मान लिया हमने, सन माना। इसके कई बार एग्जामिनर बर्थ ऑर्डर में पूछ लेता। सबसे पहले ग्रह होता बुध, क्या बोला मैंने, बुध। फिर होता शुक्र, फिर होता पृथ्वी, फिर होता मंगल, फिर होता बृहस्पति। बृहस्पति के बाद होता शनि, फिर होता यूरेनस, फिर होता नेपच्यून। जो ये पहले चार ग्रह होते हैं इनको आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और चार वाले ग्रह को क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह किसके कारण बोलते हैं इसको, ये जो अपने पास बृहस्पति है इससे कारण बोलते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। जोवियन कहते हैं, मतलब बड़े साइज के आकार को क्या बोलते हैं, जोवियन बोलते हैं। ये चार ग्रह क्या होते हैं आपके, बाह्य आकार के, यानी फिर इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ। सही आंसर क्या है इसका। नेक्स्ट अपने पास बुध ग्रह सूर्य के का चक्कर कितने समय में लगा लेता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 88 दिन या 25। सबसे कम टाइम लेता है कौन, बुध, क्योंकि सबसे नजदीक है। सबसे कम टाइम लेता है, 88 दिनों के अंदर चक्कर पूरा करता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बेनार्ड, नेबुला या सीरियस। सही आंसर क्या रहेगा, अगर सबसे चमकदार तारे की बात करते हैं ना, किसके बात की गया, आकाश की बात की गई है। हमने वहां पे सूर्य की बात की थी, नजदीक है तो सही आंसर क्या रहेगा अपने पास, सही आंसर रहेगा क्या, सीरियस। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से खालिस्तान होता है, छोटा होता है। 42 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। हमारे पास अर्थ है, चपटी है हमारी अर्थ, जियोड के शेप की है। एक बात बताता हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म समझना आप। देखो अगर हमारी अर्थ का जो आकार है ना, ये इस तरीके का आकार है, इस तरीके का आकार है, इस तरीके का आकार है, और इसके अंदर 70% क्या है, वाटर है। जब अर्थ अपने अक्ष के चारों अक्ष पे जब घूमती है ना, मूव करती है, तो ये जो पानी है ना, इसके अंदर 70% वाटर है ना, ये क्या करता है, ये इसकी तरफ बढ़ जाता है। किसकी तरफ बढ़ जाता है, इस साइड की तरफ बढ़ता है। हम कभी कभी कोई चीज देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब कोई चीज घूमती है ना, उसका ये सिरा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और ऊपर से क्या होती है, चपटी हो जाती है वो। इसका यही कारण होता है कि जो चक्कर लगाती है ना, ये सिरा क्या होता है, कई बार कहीं बाहर की तरफ निकला हुआ पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर वाटर है, वाटर की मात्रा है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये बाहर की तरफ निकला होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के डायमीटर की और यहाँ के डायमीटर की, लगभग हमारा इसको पोलर डायमीटर बोलते हैं और इसको इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं, बीच वाले को। हम तो इसी की बात करेंगे ना। तो लगभग आपका जो पोलर डायमीटर है ना, ये 12,714 किलोमीटर है। कितना है, 12,714 किलोमीटर। अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, ये 12,756 किलोमीटर है। अब आ गया समझ में मैंने क्या बताया आपको। उम्मीद करता हूँ अब कितना बन जाएगा, इसमें से ये घटा दो तो आपका कितना बन जाएगा, 42 किलोमीटर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह की बात करिए। ग्रह की मैंने बार बार बात कर ली, मरकरी है, शुक्र है, नेपच्यून है या प्लूटो है। ये कौन सा आपका शुक्र ग्रह सबसे चमकदार। क्या कारण है इसका, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अगर CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो ये अपने पास जो सूर्य से किरणें आ रही है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो क्या होती है, गर्मी होती है। उसी के कारण क्या होता है, उसी गर्मी के कारण क्या आता है, ये चमकता है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, शुक्र सही आंसर है। नेक्स्ट अपने पास, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। उपसौर का मतलब होता है, ये सूर्य से दूरी की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, सूर्य से दूरी की बात कर रहा है। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर रह जाती है,
अगर मानते हैं ना हम पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होती है उसको तो बोलते हैं हम पेरिहेलियन यानी उपसौर, जब दूर होती है, दूर की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं एप्टीहेलियन। क्या बोला मैंने इसको? एप्टीहेलियन। मतलब क्या बना इसका, हम मान लेते हैं ये अपनी मान ली हमने, ये सूर्य मान लिया, क्या बना हमने इसको? सूर्य। और अर्थ क्या है? ये अर्थ मान लिया हमने। इसके चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार के अंदर बिल्कुल लगाती है। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा? पृथ्वी इसके नजदीक हो जाती है। क्या बोला मैंने? पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो जाती है। और इस स्थिति में क्या हो जाता है? इसमें स्थिति में दूर होती है। क्या बोला मैंने? इस स्थिति में दूर होती है। अगर ये नजदीक वाली स्थिति को देखते हैं, इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरिहेलियन। पेरिहेलियन का मतलब ये नजदीक होगा। नजदीक कब होगा? जनवरी के महीने में। अब दूर की बात करते हैं, दूर तो यहाँ पे है। दूर किस महीने में होता है? जो दूर होता है आपका जुलाई के महीने में, ये होता है 4 जुलाई को। नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पेरिहेलियन और एप्टीहेलियन। एप्टीहेलियन का मतलब दूर और पेरिहेलियन का मतलब नजदीक। नजदीक जनवरी में 3 जनवरी को और दूर 4 जुलाई को। नेक्स्ट अपने पास, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? मतलब अपने पास 8 ग्रह हमने पढ़े। 8 ग्रहों में से कुछ ग्रह होते हैं, 8 ग्रह में से आपके मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो आपके पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। क्या बोला मैंने? पूर्व से पश्चिम में। और 6 ग्रह कैसे हैं आपके? जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। जो अपनी अर्थ है ना, ये भी कहाँ घूमती है? यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पूर्व की तरफ घूमती है। और जो 2 ग्रह है ना, वो कौन कौन से हैं? वो अपने पास अरुण और शुक्र ग्रह हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सही आंसर क्या रहेगा इसका? दोनों ए और बी। नेक्स्ट अपने पास, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ पे है? पृथ्वी पे है, सूर्य पे है, बृहस्पति है, चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है अपने पास है, यानी शांति का सागर कहा जाता है, चंद्रमा पे ही। नेक्स्ट अपने पास, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, कौन से हैं? पृथ्वी। पृथ्वी के पास तो अपना चंद्रमा है ना, तो नहीं है। बुध और शुक्र, बुध और शनि, शनि के पास भी है और मंगल के पास भी। सिर्फ 2 ऐसे ग्रह अपने पास, कौन है? बुध और शुक्र, जिनके पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह है? इसकी बात की है दूर। मैंने बताया था ना अभी अभी हमने सन माना था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हमने बात की थी ना, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अब कौन सा आ गया सबसे दूर? कौन सा आ गया? नेपच्यून आ गया। लास्ट में अपने पास पहले प्लूटो होता था, प्लूटो को गुना ग्रह कह दिया गया, ग्रह की श्रेणी में आता ही नहीं। तो अपने पास कौन सा बना? नेपच्यून इसका सही आंसर रहेगा। धावन सोडा, जिसको हम वार्षिक सोडा के नाम से जानते हैं, का हमारे को रासायनिक नाम बताना है, यानी केमिकल नेम बताना है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है? बड़े ध्यान समझना, बहुत पैटर्न का ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं धावन सोडे की यानी वाशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, इसका जो सही आंसर है यानी रासायनिक नेम है, इसका रासायनिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला मैंने? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपने क्या लिखना है? NaHCO3। क्या बन गया ये अपने पास है? ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करते कार्बोनेट की, क्या बोला मैंने अगर कहा कार्बोनेट, ये होता है अपने पास बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है, Na2CO3, और इसके अंदर होता है अपने पास 10 अणु होते हैं H2O के। क्या बोला मैंने? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अपने पास है, इसके अंदर पानी के जो अणु होते हैं ना वो 10 होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर हम उसके बाद अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी देख लो आप, इसको बोलते हैं NaOH। फिर अपने पास क्या बता? सोडियम क्लोराइड। हर एग्जाम के अंदर आते क्वेश्चन, ये अपने पास बता सोडियम क्लोराइड, ये होता है, इसको जो हम टेबल साल्ट बोल सकते हैं, जो हम खाने का नमक यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये होता है अपने पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं। सभी फॉर्मूले याद कर लेना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया आज हमने। रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, या कैसीफेरोल, या फिर टेकोफेरोल? अगर हम बात करते हैं किसकी? विटामिन सी की, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला मैंने? एस्कॉर्बिक एसिड।
इसकी कमी के कारण होता है ना, जो विटामिन सी की कमी के कारण, यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण कौन से होते हैं, इसके साथ सकरवी रोग होता है। क्या बोलेंगे, सकरवी रोग होता है इसके कारण। या फिर मसूड़ों का फूलना, क्या बोला मैंने, मसूड़े, मसूड़े होते हैं अपने पास, उनके फूलने से भी क्या होता है, किसी कमी के कारण होते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, सही डी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, किसी कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग होता है अपने पास, यह सही आंसर रहेगा, ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्या बोला मैंने, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अपने को रतौंधी रोग। अगर इसका केमिकल रासायनिक नाम पूछे तो आपने बताना है रेटिनॉल। क्या बोला मैंने, आपने बताना है रेटिनॉल। ये रासायनिक नाम जरूर देख लेना। अब हमारे को विटामिन ए कहां से मिलता है, गाजर से मिलता है, तभी तो बोलते ना हमें ठंड के मौसम में गाजर ज्यादा खाने चाहिए। उसके बाद हमें कहां से मिलता है, गाजर से हो गया, दूध से हो गया, अंडे से हो गया, हमारे को क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट अपने पास, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोपिक्रीन है, मीथेन है या फिर ओजोन। अगर देखो हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं ना, अगर लाफिंग गैस ये होती है अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला मैंने, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं मीथेन की, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ओजोन की बात करते हैं, देखो इस चीज के बारे में थोड़ा एक दो दिलचस्प बात बताता हूं आपको। अगर ओजोन का फॉर्मूला होता है, ये होता है O3। क्या बोला मैंने, O3 होता है। अपने पास जो ओजोन होती है ना, ये पाई जाती है अपने पास है कौन सी लेयर के अंदर, अपने पास जो वातावरण होता है ना, वायुमंडल होता है, उसमें लेयर होती है, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं। पहला होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, यानी जैसे हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाते हैं ना, तो अपने पास ट्रोपोस्फियर के बाद एक अपने पास क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है। क्या बोला मैंने, स्ट्रेटोस्फियर आता है, यानी समताप मंडल, जहां का तापमान क्या होता है, समान होता है। उसके अंदर ओजोन परत बनती है। क्या बोला मैंने, उसके अंदर ओजोन परत होती है, जो हमारे को वायु, जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट, क्या बोला मैंने, अल्ट्रा वायलेट विकिरणें आ रही ना, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तीन तरह के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं अपने पास है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए, बी और सी। सी वाली सबसे खतरनाक होती हैं, ये इसका सी वाली सबसे ज्यादा, बी वाली उससे कम और ए वाली बिल्कुल कम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट क्या है, ओजोन हमारी कहां बनती है, समताप मंडल के अंदर बनती है, जहां पे समान तापमान होता है। दूसरी बात, अगर मान लेते अक्षोभ मंडल में बनते हैं, अक्षोभ मतलब ट्रोपोस्फियर, जो सबसे नजदीक की, हमारे धरती के सबसे नजदीक की परत है अक्षोभ मंडल, अगर उसके रूप में बनती है, अगर वहां बनती है तो ये किसका काम करते हैं, पोल्यूटेंट यानी प्रदूषक का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या बोला मैंने, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉर्मूला बताना हमारे को। ये होता है CaOCl यानी KOH CaSO4, हाफ इसमें हाइड्रोजन है, सॉरी एस्ट्रोजल है, उसके बाद सोडियम सल्फेट डेकाइड्रेट। ध्यान रखना इस बात को। क्या बताया मैंने, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका सही आंसर रहेगा, पेरिसोप्लास्ट। अगर हम बात करते हैं ना, ये होती है जिप्सम। क्या बोलेंगे, अगर मान लेते हैं ये पेरिसोप्लास्ट होता है, अगर यहाँ पे अपने पास ये आधा ना अणु कितना है, आधा अणु किसका है, वाटर का। अगर इसके अंदर अगर दो, आधे के जहाँ कितने, दो अणु किसके होते हैं, पानी के होते हैं, यहाँ पे आधे के जहाँ कितने होते हैं, दो, तो ये अपने पास बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सही आंसर क्या रहेगा इसका, सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी हमारे को कहां से मिलती है, मांस से मिलती है, दूध से मिलती है, आंवले से मिलती है या फिर गाजर से मिलती है। हमारे को जो विटामिन सी कहां से मिलती है, विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है ना, ये होते हैं हमारे पास खट्टे जितने भी फल होते हैं ना। क्या बोला मैंने,
जितने भी अपने पास खट्टे फल होते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी पाई जाती है। और इसका विटामिन सी का जो फॉर्मूला होता है ना रासायनिक, इसको बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। यानी आंवले के अंदर क्या पाया जाता था, विटामिन सी पाई जाती है, जो हमारी किसके लिए, त्वचा के लिए काफी अच्छा रहता है, मतलब त्वचा में निखार आता है, तो इसलिए अच्छे आंवले खाने चाहिए हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन ए, किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है ये होता है विटामिन बी की कमी के कारण। और विटामिन बी को अगर बोलते हैं ना, इसका रासायनिक सूत्र पूछें या फिर रासायनिक नाम पूछें, ये होता है थायमिन। क्या बोला मैंने? थायमिन। थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर सभी? कौन सा विटामिन हमारे को वसा के अंदर घुलनशील होता है? वसा के अंदर हमारे जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए बी, डी बी और के बी, यानी सभी तीनों क्या होंगे, वसा के अंदर होंगे। अब ये एग्जामिनर पूछेगा भाई ये तो वसा के अंदर है, चलो आप ऐसा करो, अब बताओ आप किसके अंदर है? जल के अंदर कौन कौन से घुलनशील होते हैं? जल के अंदर होते हैं आपके बी, बचे कौन से अपने पास? विटामिन बी बचा और विटामिन सी बचा। ये दो विटामिन कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं अपने पास पानी के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देखो ये आ गया जल में। जल में घुलनशील विटामिन है, एक साथ है ना, जल के साथ वाटर के साथ क्या करते हैं, घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों घुलनशील होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया इसका, ठीक है ना, बी सी, है ना। हम कई बार तो गाली देते हैं ना इसके रूप में, समझ जाना, मैंने बता दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ के साथ पानी के साथ ही घुलनशील है। नेक्स्ट अपने पास, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग, रतौंधी रोग, बेरी बेरी रोग या एनीमिया? एनीमिया और कौन सा रोग होता है इसके कारण विटामिन ए की कमी के कारण? ये होता है जी आपका रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताना है। मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने विटामिन अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है विटामिन बी का? थायमिन होता है। क्या होता है? विटामिन ए का, सॉरी बी का थायमिन होता है। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का होता है। एस्कोर्बिक एसिड किसका होता है रासायनिक नाम? अभी बताया मैंने, तो विटामिन सी का होता है एस्कोर्बिक एसिड। अगर हम बात करते हैं टेकोफेरोल, ये किसका होता है? ये होता है विटामिन ई का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यानी सही आंसर क्या रहेगा? थायमिन। नेक्स्ट अपने पास, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना। आ गया ना वही क्वेश्चन, रिपीट हो गया ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम पीछे क्या था? विटामिन, हमने बी का पूछा था, अब यहाँ पे किसका आ गया? विटामिन ए का। ए का मतलब रेटिनॉल। ये किसका बताया था मैंने? सी का। ये किसका बताया था मैंने? बी का, यानी बी का थायमिन। ये किसका? अब अपने पास कैल्सीफेरोल, क्या बोला मैंने? कैल्सीफेरोल किसका हो गया? ये होता आपका विटामिन डी का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्या बोला मैंने? विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। CaCO3, NH4Cl, D2O, CaO। क्या पूछा गया यहाँ पे? दोनों को याद करा दूंगा मैं। ये होता है बिना बुझा चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो बिना बुझा चूना होता है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना? CaO। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये अपने पास है बिना बुझा चूना। अगर बुझे व चूने का पूछे तो ये बिना बुझा व चूना क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला रहेगा अपने पास है CaOH, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट अपने पास D2 होता है ड्यूटीरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटीरियम होता है D2, ये हाइड्रोजन असमस्थानिक है। नेक्स्ट अपने पास, शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बहुत बार पेपर गंदा आता है ये। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या सोडियम क्लोराइड को? देखो सोडियम क्लोराइड अपने पास टेबल साल्ट NaCl, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हमने लाफिंग गैस के रूप में पढ़ा था। मीथेन CH4 होता है, जिसका क्या होता है फॉर्मूला? CH4 होता है, जिसको हमें मार्स गैस के नाम जानते हैं। ये आगे क्वेश्चन आएगा।
उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसको हम बोलते हैं। तो ये आंसर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से वाली, ठोस, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं इसको। अश्रु गैस यानी आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनोन, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है अपने पास अश्रु गैस का रासायनिक नाम, ये होता है जी आपका कैलोरो एसिटोफिनोन। क्या बोला मैंने, कैलोरो एसिटोफिनोन। फॉर्मूला क्या होता है, CCl2Na O3, सॉरी 2, ये इसका रासायनिक नाम होता है, फॉर्मूला होता है। ये रासायनिक नाम हो गया और इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये आंसर क्या रहेगा, नेक्स्ट अपने पास सकरवी रोग। क्या बोला मैंने, सकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, किसी कारण सकरवी रोग होता है, सी सकरवी, विटामिन सी की कमी के कारण सकरवी रोग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता था मैंने, एस्कोर्बिक एसिड, रासायनिक नाम। नेक्स्ट अपने पास सकरवी रोग किस विटामिन, ये रिपीट हो गया। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, पाइरोडॉक्सिन, बायोटीन, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है, मैं पढ़ा, कैलोरी, सिलोक्सिनोन या फिर बायोटीन। क्या नाम होता है इसका, किसका, B7 का। अगर हम बात करते हैं B7 की तो इसका रासायनिक का नाम होता है बायोटीन। बायोटीन का क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं ना विटामिन डी, अंडा, दूध, सूर्य प्रकाश या हरी सब्जी। देखो वह सोचते ना कभी कभी दिमाग, हमें सोचते हैं कहाँ से मिले, सूर्य प्रकाश पढ़ना होगा, नहीं सूर्य का प्रकाश तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी सुना है ना, ठंड का टाइम होता है, जाड़े होते हैं, कभी कभी जब हम जाड़ों में देखते हैं ना, बोलते हैं हमारे को चलो भाई थोड़ी बार क्या ले लेते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं, है ना, धूप में बैठ के, उसको बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमारे क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है, जो हमारे शरीर में से ही बनती है। क्या बोला मैंने, ऐसे नहीं है सूर्य फेंक रहा चलो ले तो विटामिन डी ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। विटामिन डी हमारे शरीर से क्या होती है, बनती है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, ये 5वें क्वेश्चन में बताया था मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता था ना, जिसमें क्या होता था, उसमें कैल्शियम सल्फेट होता था ना, आधा क्या होता था उसके अंदर, वाटर होता था, आधा अणु का वाटर होता था, पानी होता था। लेकिन उसमें अगर अगर वाटर ना, 2 अणु वाटर, तो वो क्या हो जाता था, जिप्सम हो जाता था। यानी NaHCO3 CaSO4, इसके अंदर कितना है, डाई हाइड्रोजन, उसके बाद CaCO3 या CHCl3। क्या इसका रासायनिक सूत्र होगा, अगर इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं, ये होगा कैल्शियम सल्फेट, ये रहा CaCO3। अगर यहाँ पे हम इसकी 1-2 की जगह पे आधा मान लेते ना वाटर को, H2 होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है अपने पास फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, यानी शायद आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट अपने पास, नपुंसकता या फिर बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है, विटामिन ए, अभी तक पढ़ा नहीं हमने इसके बारे में, नपुंसकता के बारे में, विटामिन ए से तो नहीं होता, विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी, किसी कमी कारण होता है, ये होता है अपने पास अपने को होता है विटामिन ई की कमी का। क्या बोला मैंने, विटामिन ए की कमी का। इसका जो रासायनिक नाम भी बताया था ना मैंने, क्या होता है बताओ, चलो याद करो, इसका विटामिन नाम होता है टेकोफोराइन। क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल, इसका विटामिन नाम होता है, विटामिन। नेक्स्ट अपने पास, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना, नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है हमारे पास विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ये होता है अपने पास ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला मैंने, ब्लीचिंग पाउडर इसका सही आंसर रहेगा। और उसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, CaOCl और Cl, ये होता है इसका फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ ये से है, याद कर लेना ब्रैकेट के अंदर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, साधारण नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हमने इनको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया दोनों को। अब सोडियम क्लोराइड होता है ना, क्या होता है सोडियम क्लोराइड, मैंने 2-3 बार जिक्र करा इसका, NaCl। क्या बोला मैंने, NaCl इसका होता है, जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बता था ना मैंने, मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मीथेन गैस कहते हैं हमें, सॉरी मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना हमारे को। क्या बोला मैंने, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना हमारे को। टेकोफेरॉल, सिक्लोविनोन, कैल्सीफेरोल, नियोसिन। तो अपने पास है जो विटामिन के का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिलोक्विनोन। क्या बोला मैंने, फिलोक्विनोन। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम बात करते हैं ना हैवी वाटर, क्या बोलते हैं इसको, हैवी वाटर कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है अपने पास ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2। ये अपने पास हाइड्रोजन एक अणु होता है, हाइड्रोजन का क्या है कि समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 समस्थानिक होते हैं इसके। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, D2 यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन ए। कौन सा विटामिन हो जाता है गर्म करने पे, यानी विटामिन सी। इसका रासायनिक फॉर्मूला बताओ मेरे को, तो रासायनिक नाम बताओ क्या है। नेक्स्ट अपने पास, विटामिन शब्द किसने दिया था, मेंडल ने, लुईस पास्टर ने, सिंक्लेयर ने या फिर फंक ने। अगर हम बात करते हैं ना विटामिन नाम, ये दिया गया था फंक के द्वारा। नेक्स्ट अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या इसका सही आंसर रहेगा, अगर हम बात करते हैं ना, इसका रहेगा पेरिस ऑफ प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोला मैंने, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका क्या रहेगा रासायनिक नाम रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट अपने पास, जिप्सम का रासायनिक नाम पढ़ा था ना हमने, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या लेड ऑक्साइड। सही आंसर क्या रहेगा इसका, चलो बताओ। इसका रहेगा कैल्शियम सल्फेट। बता था मैंने ये क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का। जिप्सम में क्या होता है, अपने पास CaSO4, फिर जिप्सम में क्या होता है 2H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने अणु होते हैं इसके अंदर, 2 होते हैं। अगर हमने पेरिस ऑफ प्लास्टर बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको ना, हमने जो अणु 2 है ना वाटर के, इसको क्या बनाना, इसको हेमीहाइड्रेट बनाना, मतलब इसको आधा रखना हमारे को पानी को, तब बन जाएगा हेमीहाइड्रेट। तो अपने पास क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, विटामिन ए के अंदर, विटामिन सी के अंदर, विटामिन B12 के अंदर या विटामिन ए के अंदर। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है अपने पास, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर। सही आंसर क्या रहेगा, नेक्स्ट अपने पास, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार फंक ने किया था, मैकुलम ने या फिर होल्ट ने किया था या हॉपकिंस ने किया था। किसने किया था विटामिन ए और बी का आविष्कार, ये क्या था, मैकुलम ने। क्या बोलेंगे, मैकुलम ने कहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक ने, मैकुलम ने, होल्ट ने या फिर हॉपकिंस ने। इसका सही आंसर रहेगा, ये कहा था जी होल्कट ने। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। आज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए, हर एक